अंजलि की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि विजय के साथ होती है। विजय की चार बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती हैं। बड़ी बहन पापा से बोली, अरे पापा, ये विजय के लिए कैसी छोटी सी लड़की ब्याह लाए हैं आप। मंजली बहन बोली, हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। अंजलि को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। तभी सासू माँ उसे रोता देख बोली, अरे क्यों गला फाड़ रही है, क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने। एकलौता बेटा है हमारा, समझी। वो तो तेरे ससुर जी हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती अपने हीरे जैसे बेटे से। हम्म। नंदे सास को भरती और सास अंजलि से लड़ती। अंजलि अपने पति विजय से रोते हुए बोली, ये क्या है, तुम्हारी बहनें और माँ मुझे आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती है। आप क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ। विजय बोला, अरे मैं क्या बोलूं उन लोगों को, मैं एक लौता भाई और बेटा हूं ना, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर। समझा करो ना अंजलि। और कौन सा मेरी बहनें रोज आती हैं अपनी ससुराल से, माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। अंजलि एक प्यारे से बेटे की मां बनती है। अंजलि विजय से कहती है, सुनिए जी, हर बात पर ससुर जी से पैसे मांगने ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते। विजय बड़े अकड़ से बोला, काम तो मैंने कभी किया ही नहीं अंजलि। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं रहता। एक दिन अंजलि के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। अंजलि अपनी ननंद को फोन करती है, दीदी, अब जीजा जी को बोल कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दो ना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है, दवाई का खर्चा और गुड्डू की पढ़ाई का खर्चा काफी है, कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो अंजलि, तुम तो जानती हो मेरे खुद के तीन बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमाकर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना, हम भी तो निभा रहे हैं। हम्म, खैर, बोल दूंगी इनको। अंजलि समझ जाती है। फिर वो अपनी दूसरी ननंद को फोन करती है, लेकिन वहां से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है, अरे भाभी, मेरी भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा, वह तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, मम्मी को कोई तकलीफ मत होने देना, बाकी करते हैं बात आराम से। अंजलि के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। न पति काम करना चाहता है और नंदे भी मदद नहीं कर रही। फिर एक रोज अंजलि की सहेली कहती है, अंजलि, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती। अंजलि बोली, अरे लेकिन गुड्डू अभी छोटा है ना। सहेली बोली, तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही है, वो लोग संभालेंगे, तो चल मेरे साथ। अंजलि ने अब उस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। एक दिन अंजलि अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें मेरे गुड्डू का भी एडमिशन करा सकते हैं क्या। अंजलि का भाई हंसकर बोला, अरे कैसी बात कर रही है तू है। अरे जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता, तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है। लेकिन अंजलि भी ठान लेती है कि वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। एक दिन अंजलि अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ, गुड्डू का कल एडमिशन है। सास बोली, अरे वो तो ठीक है अंजलि, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी बेटा। अंजलि बोली, और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ जी, गुड्डू कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। सास बोली, अंजलि, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। अंजलि सास की और मुस्कुराकर देखती है और कहती है, माँ जी, आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना। तभी विजय अंजलि को चिल्लाकर बोला, अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गी भी खिला दिया करो, क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो। माँ जी बोली,
अरे तुझे शर्म तो आती नहीं? सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो तू कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। अंजलि अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। एक शाम गुड्डू अंजलि से बोला, माँ मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूंगा। अंजलि बोली, और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या भला? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। गुड्डू के जाने के बाद अंजलि अपनी सासू माँ के पास जाती है। सास बोलती है, कहाँ से लाएगी इतने पैसे उसकी ड्रेस के लिए? अंजलि बोली, माँ जी वो पास वाली आंटी से कुछ पैसे उधार लूंगी। सास बोली, अरे सभी से उधार ले चुकी है तू, कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अंजलि बोली, पर माँ जी गुड्डू कुछ बन जाएगा तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। समय ऐसे ही बीत जाता है। अंजलि को काम करते 20 साल बीत गए। एक दिन गुड्डू कहता है, मम्मी मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छी सैलरी में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उससे कहता है, देखा अंजलि तेरी तपस्या खत्म हुई, इतने सालों से तो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अंजलि बोली, अरे नहीं नहीं, अभी तो गुड्डू की नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद अंजलि की ननद गुड्डू के लिए रिश्ता लेकर आती है और बोलती है, अरे भाभी, वो मैं अपने गुड्डू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, सुना है गुड्डू अपना अच्छा कमा रहा है। क्यों? तभी विजय बोलता है, देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। अंजलि कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता कि वो अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी करे। फिर भी अंजलि बोलती है, हाँ दीदी वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जो उतारना है। ननंद बोली, हाँ तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा, कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। अंजलि लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है तो अपने मैनेजर से कहती है, मैनेजर साहब कैसे मैंने इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया, पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, अब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। मैनेजर बोला, अंजलि बहन, बहुत मेहनत की है तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। अंजलि घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। बहू बोलती है गुड्डू से, क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद के याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे, उनका कर्जा है, वो देखें। गुड्डू बोलता है, हाँ लेकिन क्या करूं, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता। बहू बोली, अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे क्या? कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी तब कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो, पैसे नहीं है फालतू। हम्म, जिसका कर्जा है वही निपटाए। अंजलि बेटे बहू की बात सुनकर दंग रह जाती है और अंदर ना जाकर वहां से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर से कहती है, मैनेजर साहब मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेती हूँ, वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर अंजलि की आंखें लाल हो जाती हैं। मैनेजर समझ जाता है कि अंजलि की उम्मीद टूट चुकी है। वो अंजलि के हाथ में इस्तीफा रख कर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी, माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है? दोस्तों, ये थी एक ऐसी माँ की कहानी जिसके जीवन में इतना काम करना लिखा था। कार, मकान और दुकान की किस्तें याद रखने वालों, कर्जा तो माँ का भी है पर वो पेनल्टी नहीं मांगती। दोस्तों, आपको एक और माँ से मिलवाती हूँ। पूरे घर में ललिता देवी का हुक्म चलता था। अपनी बड़ी बहू को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। ससुर जी बोले,
चलो देर हो रही है, 11 बजे से पहले लड़की वालों के घर पहुंचना है। ललिता बोली, हाँ हाँ चलती हूँ। मैं तो भगवान से दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरे मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पर नाचे। पति बोला, अरे भाग्यवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत करे। चलें। इस तरह ललिता देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है। ललिता की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपना बुटीक खोले। एक दिन बड़ी बहू छोटी बहू से बोली, क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है। छोटी बहू बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। बड़ी बहू खुश होकर कहती है, ओह, उसके बाद तो हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। छोटी बहू ने कहा, हाँ लेकिन दीदी उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। बड़ी बहू बोली, हाँ तो क्या हुआ, पैसे मम्मी जी से ले लेंगे। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि पीछे से सास सुन लेती है और कहती है, हाँ हाँ मेरे पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई बुटीक खोलने वाली। तभी छोटी बहू बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा, बोलिए। ललिता देवी कहाँ मानने वालों में से थी। वो बोली, अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती, मेरे पैसों पर क्यों आंखें गड़ाए बैठी हो तुम दोनों। इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके ललिता देवी वहां से चली जाती है। छोटी बहू बड़ी बहू से कहती है, अरे ये क्या हुआ दीदी, मम्मी जी तो साफ साफ मुकर गईं, अब हम क्या करेंगे। बड़ी बहू बोली, तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुलकर ही रहेगा। हाँ, कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। मम्मी जी अपने आप को समझती क्या है, पूरी सोसाइटी जानती है कि मम्मी जी ने तो अपनी बूढ़ी सास को घर से निकालकर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया था, जो आज तक कब्जा कर रखा है। छोटी भी बोली, हाँ दीदी, अब तो जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रचती हैं। एक दिन ललिता देवी छोटी बहू से पैर दबा रही थी, तभी गुस्से से बोली, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहां बड़ी बहू अपने हाथ में एक फॉर्म लेकर आती है और कहती है, मम्मी जी आपके लिए खुशखबरी है, सरकार सभी बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने वाली है। सास तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और खुश होकर कहती है, अरे ये क्या कह रही है तू बहू, क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे। छोटी बहू बोली, हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सच कह रही हैं, कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे। बड़ी बहू सास से बोली, बस मम्मी जी आप ये फॉर्म पढ़कर इसे भर दीजिए और अपने साइन कर दीजिए, मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा दूंगी। ललिता देवी बोली, अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू, इस बुढ़ापे में मुझसे तू ये फॉर्म भरवा रही है। हाँ, खुद भी भर दे, मैं साइन कर देती हूँ। बहू मुस्कुराई और बोली, ठीक है मम्मी जी। फिर बड़ी बहू बड़ी ही चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपाकर रख देती है और उन पर ललिता देवी के साइन करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद ललिता देवी अपने पति के साथ 2 दिनों के लिए अपने भाई के घर जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। ललिता देवी जब अपने भाई के घर से वापस लौटती है तब अपने कमरे में ताला लगा देख आंख बबूला हो जाती है। अरे नालायकों, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है। तभी बड़ी बहू आती है और कहती है, मम्मी जी ये कमरा तो मैंने अपने बेटे बबलू को दे दिया है और आज से आप वो बाहर कमरे में जो छोटा वाला कमरा बना है ना, वहां रहेंगी। ललिता देवी तुनक कर बोली, अच्छा मैं उस टूटे फूटे सड़ेले कमरे में रहूंगी, तेरी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा बबलू को देने वाली तू होती कौन है। लगता है तू भूल गई इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी।
तभी वहाँ छोटी बहू आती है और हंसते हुए कहने लगती है अरे मम्मी जी, अब आप इस घर की मालकिन नहीं हैं। अब इस घर की नई मालकिन हम दोनों बहुएं हैं। अपने हाथ में कागजात दिखाते हुए बोली, ये देखिए मम्मी जी, प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आप ही के साइन हैं। वो कागजात लेकर ललिता अपने पति के पास जाती है। पति बोला, अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया। साइन करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ तो लेती। ललिता रोते हुए बोली, अरे लेकिन मेरी बहू है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। पति बोला, अरे तो इसमें कौन सी अचरज की बात है। तुमने भी तो अपनी सास यानी कि मेरी माँ को ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया था। टूटा फूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने हमें रहने के लिए कम से कम घर तो दिया। तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था। आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अपना सामान उठाओ और चलते हैं। दोस्तों, कहानी लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी बहू ज़्यादा अच्छी लगी। धन्यवाद दोस्तों।